नमस्कार दोस्तों। एनिसेंट हिस्ट्री सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम गुप्त वंश के बारे में समझेंगे और किस तरह से गुप्त वंश में अलग अलग शासक आए और उन्होंने किस तरह से शासन किया, इन सब चीज़ों को समझेंगे। ये एनिसेंट हिस्ट्री का हिस्सा है और चूंकि हम बिहार के इतिहास को समझ रहे हैं तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम एनिशिएंट हिस्ट्री को, प्राचीन इतिहास को इस तरह से समझें कि उसमें बिहार के बारे में अधिक से अधिक चीज़ों को हम समझ सकें। ज़्यादा वृहत जानकारी लेने के बजाय हम उनको बिहार को सेंटर में रख करके, केंद्र में रख करके चीज़ों को अध्ययन करें। तो इसी क्रम में हम एनिशिएंट हिस्ट्री में जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश की स्थापना किस तरह से हुआ, गुप्त वंश में अलग अलग समय पे किस तरह के शासक आए, इन सब चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में देखें। संस्थापक, तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त नाम के एक व्यक्ति हुए जो इस वंश की स्थापना किया। और स्थापना कब किया? तो 240 ईस्वी में, नहीं 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक जो है गुप्त वंश के शासक रहे श्रीगुप्त, और इन्होंने ही इस वंश की स्थापना भी किया। और इसके बाद जो नया शासक आए वो थे घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच गुप्त यानी कि श्रीगुप्त के जो उत्तराधिकारी हुए वो हुए घटोत्कच गुप्त। और इसके जो शासन काल था, इसका शासन काल कब से रहा? 280 ईस्वी से लेकर के इन्होंने 320 ईस्वी तक शासक किया मगध पर और उनके आसपास के क्षेत्रों पर। और ये प्रथम शासक थे जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि ग्रहण किया। ये पहला शासक थे जिन्होंने, महाराजा का प्रथम शासक, प्रथम शासक जिसने किस चीज का उपाधि ग्रहण किया? तो महाराजा का। महाराजा का उपाधि ग्रहण करने वाले प्रथम शासक हुए घटोत्कच गुप्त। और घटोत्कच गुप्त किसके उत्तराधिकारी थे? तो श्रीगुप्त का। और श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और इन सब के बाद एक नया शासक आया, तो ये प्रथम शासक थे। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी आया वो आया चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, नहीं, गुप्त वंश के शासक में दो चंद्रगुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उसे ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो घटोत्कच गुप्त के बाद जो शासक शासन में आया वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल था ये था 320 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक, 335 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। और चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि गुप्त वंश के शासक, देखिए एक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ये चंद्रगुप्त प्रथम है जिसका संबंध किससे है? गुप्त वंश से है। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का अगर कोई वास्तविक संस्थापक है तो अगर वो कौन है? वो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो इन्होंने जिस वर्ष सत्ता में आया था, यानी कि जिस वर्ष ये राजा बने थे उसी वर्ष इन्होंने एक संवंत की शुरुआत किया था जिसको कहते हैं गुप्त संवंत। गुप्त संवंत, नहीं, जिस वर्ष चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त
वंश के शासक बने, उसी साल इन्होंने एक नया संवंत शुरू किया जिसको कहते हैं गुप्त संवंत। और इसके बाद अगर हम देखें तो महाराज धीराज का उपाधि, इन्होंने जो उपाधि ग्रहण किया, उपाधि महाराज धीराज, महाराज धीराज का उपाधि इन्होंने ग्रहण किया। महाराज धीराज का मतलब होता है राजाओं के राजा। तो चंद्रगुप्त प्रथम पहले शासक हुए जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि ग्रहण किया। घटोत्कच गुप्त महाराजा का उपाधि ग्रहण किया था, पर चंद्रगुप्त मौर्य ने महाराज धीराज का उपाधि ग्रहण किया और ये पहले शासक थे जिन्होंने महाराज धीराज का उपाधि ग्रहण किया। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, इन्होंने शादी किया लिच्छवी। उस समय लिच्छवी भी एक जनपद होता था, महाजनपद होता था, वहां की राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने शादी किया। राजकुमारी कुमार देवी से शादी, कुमार देवी से इन्होंने शादी किया, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इस तरीके से चंद्रगुप्त प्रथम जो है एक मजबूत नींव रखा गुप्त वंश का। अब देखिए जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इनके बाद कई शासक आए पर वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका कार्यकाल, उनके शासनकाल उतने खास नहीं है। पर सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक शासक जो गुप्त वंश का हुआ वो हुए समुद्रगुप्त। तो आइए अब हम समुद्रगुप्त के विषय में समझते हैं। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रतापी शासक थे। और इसका जो कार्यकाल अगर हम देखें तो इसका कार्यकाल शुरू होता है 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया गुप्त वंश के राजा के रूप में। और चंद्रगुप्त प्रथम, देखिए जो ये जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को एक उपाधि दिया जाता है भारत का नेपोलियन। इसको एक उपाधि दिया गया भारत का नेपोलियन। और ये उपाधि इनको किसने दिया? विसेंट स्मिथ, एक इतिहासकार थे, विसेंट स्मिथ के द्वारा ये उपाधि दिया गया। किसका? विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ के द्वारा ये उपाधि दिया गया। किसको? तो समुद्रगुप्त को। देखिए भारत का नेपोलियन इसको क्यों कहा जाता है? अगर हम यूरोप के इतिहास को समझते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि किस तरह से नेपोलियन में जो कुल मिलाकर के जो 18वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी में किस तरह से उन्होंने यूरोप में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यूरोप में किस तरह से उन्होंने शासन किया। 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य उन्होंने किस तरह से यूरोप में शासन किया और अपने साम्राज्य का किस तरह से विस्तार किया था। ठीक ऐसे ही साम्राज्य उससे बहुत पहले नहीं, नेपोलियन 19वीं शताब्दी में हुए और समुद्रगुप्त 5वीं शताब्दी में, चौथी और 5वीं शताब्दी के मध्य हुए। इन्होंने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना साम्राज्य को स्थापित किया था। और चूंकि यूरोप के इतिहासकार यूरोप के चश्मा से दुनिया को देखते हैं तो उन्होंने नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त नहीं कहा बल्कि
इसी को कह दिया कि ये जो समुद्रगुप्त है ये भारत का नेपोलियन है। खैर, ये तो उपाधि की बात हो गया। इनके द्वारा जो कई तरह की उपाधि इन्होंने ग्रहण किया। अगर इनकी उपाधि की बात करें तो इन्होंने कई सारी उपाधि ग्रहण किया। उनमें से एक उपाधि था प्रक्रमांक। प्रक्रमांक, उसके बाद अप्रतिरथ। अप्रतिरथ जैसे उपाधि जो समुद्रगुप्त है उन्होंने ग्रहण किया और 5वीं शताब्दी में अपने साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया। जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि हुए हरिसेन। हरिसेन, ये हरिसेन कौन थे? ये थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुए हरिसेन, और इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में कई सारी बातें लिखी है और इन्हीं के द्वारा एक प्रशस्ति लिखा गया, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग का जो पिलर है, प्रशस्ति, प्रशस्ति। और इस प्रयाग प्रशस्ति में ये बताया गया कि जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त ने क्या किया था कि जो उत्तरापथ है, उत्तरापथ के 12 राजाओं को, उत्तरापथ के 12 राजा, 12 राजाओं को, और दक्षिणापथ, दक्षिणापथ के 9 राजाओं को इन्होंने पराजित किया और उनको अपने अधीन किया। ये चीज हमें कहाँ जानकारी मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा। और ये प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया? हरिसेन के द्वारा। और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के जो साम्राज्य थे, उनकी जो शासन है, इन सब चीजों की जानकारी जिन चीजों से मिलता है वो है प्रयाग प्रशस्ति से। नहीं, अब देखिए इसके बाद जो है, इसके समय में एक और चीजों की जानकारी हमें मिलता है। ये जो समुद्रगुप्त है, ये जो सिक्के जारी किए थे, ऐसे सिक्के जारी किए थे जिसमें ये वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। नहीं, तो कई सारे राजा अपने शासन काल के दौरान सिक्के जारी करते हैं। उन्हीं में से समुद्रगुप्त ने भी अपना सिक्का जारी किया था अपने शासन काल के दौरान, और उस सिक्के पर ये वीणा बजाते हुए देखे गए हैं। इसके वजह से ये अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे, और इसी कारण से इसको कवि राज का भी उपाधि दिया जाता है। इसको उपाधि दिया जाता है कवि राज का। नहीं, तो समुद्रगुप्त को कवि राज का भी उपाधि दिया जाता है। और समुद्रगुप्त के बारे में ये कहा जाता है कि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये वैष्णव, ये जो थे, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि वैष्णव धर्म को मानते थे। तो ये कुछ बातें थी, जानकारी थी किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के बहुत प्रतापी शासक हुए, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। और इन सब चीजों की जानकारी मुख्य रूप से जहां से मिलता है वो है प्रयाग प्रशस्ति। और ये प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है इनके ही एक दरबारी कवि थे, हरिसेन, उसके द्वारा। अब देखिए जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के बाद जो व्यक्ति गुप्त शासक बने वो थे रामगुप्त।
अब देखें, जो समुद्रगुप्त के बाद जो शासक हुए वो कौन हुए? वो हुए रामगुप्त। पर रामगुप्त के शासनकाल के दौरान कुछ खास हुआ नहीं, और यहां तक माना जाता है कि रामगुप्त जो थे ये एक अयोग्य शासक थे। अयोग्य शासक नहीं, इसमें शासन करने की योग्यता नहीं था। और इसको अयोग्य शासक क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कहानी है। क्या होता है कि रामगुप्त के समय कई सारे बाहरी आक्रमण होना शुरू हो गया था शक साम्राज्य पर, सॉरी गुप्त साम्राज्य पर। इन्हीं हमलों में से एक हमला था शक का। शक ये बाहरी थे और आक्रमणकारी थे, भारत पर बार बार इसका आक्रमण हो रहा था, और रामगुप्त के समय भी इसका आक्रमण हुआ। और इतिहास ये कहता है कि शक राजाओं ने क्या किया कि रामगुप्त को लगभग पराजित कर दिया, और रामगुप्त के सामने ये शर्त रखा कि अगर उसको अपना साम्राज्य बचाना है तो उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी थी कुमार देवी, उनको क्या कर सॉरी ध्रुव देवी थी, उनकी पत्नी थी ध्रुव देवी। उस ध्रुव देवी को शक राजाओं को सौंपना था। अगर जो रामगुप्त है, रामगुप्त अपने पत्नी दे देते किसको? शक राजाओं को, तो उनका साम्राज्य बच जाता। और ये रामगुप्त इस चीज के लिए तैयार भी हो गए, यानी कि एक राजा अपने पत्नी को अपने दुश्मन को दे रहा है ताकि अपने साम्राज्य को बचा सके, लड़ने के बजाय अपने पत्नी को दे रहा है, भेंट कर रहा है कि लो हमारी पत्नी रख लो पर हमारा साम्राज्य छोड़ दो। और इसके लिए क्या किया गया कि एक सभा आयोजित किया गया, और इस सभा में ये निर्णय लिया गया कि इस सभा में शक राजाओं को सौंप दिया जाएगा ध्रुव देवी को, और फिर ध्रुव देवी को सौंपने के बाद शक राजा गुप्त साम्राज्य से निकल जाएंगे। तो इसी बीच क्या होता है कि एक व्यक्ति थे, इन्हीं के भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकेंड, जो बाद में गुप्त वंश के शासक बनते हैं। ये क्या करता है कि कुमार देवी के वेश में शक राजा के पास जाता है और उस शक राजा की हत्या कर देता है, और कुमार देवी को छुड़ा करके फिर वापस कर देता है। और इसके बाद क्या किया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त का भी हत्या कर दिया, क्योंकि रामगुप्त यार जो अपने पत्नी को नहीं बचा सकता है, जो अपने पत्नी को दांव पे लगा देता है, वो राजा तो अयोग्य होगा ही। तो इस वजह से क्या होता है कि चंद्रगुप्त सेकेंड, जो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो बाद में विक्रमादित्य की उपाधि लेता है, वो क्या करते हैं कि इनकी हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के बाद क्या करते हैं कि वो खुद गुप्त वंश के शासक बनते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि शक राजा को इन्होंने निर्णय किया कि अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने का, पर इन्होंने क्या किया कि इनका हत्या कर दिया जाता है रामगुप्त का, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त सेकेंड के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। और चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करते हैं कि रामगुप्त के हत्या करने के बाद गुप्त वंश के शासक बनते हैं, और गुप्त वंश के शासक बन करके वो वहां पे शासन करते हैं। अब हम जो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, और रामगुप्त के बाद जो शासक आया वो भी बहुत शक्तिशाली शासक थे, जिनके शासनकाल के दौरान कई चीजें हुई। वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आइए हम चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में समझते हैं। चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त सेकेंड यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय किस तरह से सत्ता में आते हैं ये आपको पता है। ये रामगुप्त की हत्या करके सत्ता को हासिल करते हैं, न केवल ध्रुव देवी को बचाते हैं बल्कि गुप्त साम्राज्य को भी बचाते हैं, क्योंकि रामगुप्त एक अयोग्य शासक था। तो इस तरीके से एक नया शासक मिलता है, और इसका जो शासन काल था, इसका शासन काल था 375 ईस्वी से लेकर के
415 ईस्वी के बीच। इसका जो शासनकाल था वो 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी के बीच था। नहीं, अब देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने शकों को पराजित किया। शकों को पराजित, शकों को पराजित किया, और शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने एक उपाधि ग्रहण किया। वो उपाधि क्या था? विक्रमादित्य का। उपाधि ग्रहण किया किसका? विक्रमादित्य का। तो सबसे पहले इन्होंने शक, जो बाहरी आक्रमणकारी थे, शक जो बार बार गुप्त साम्राज्य पर हमला करते थे, गुप्त साम्राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इन्होंने उनका पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। और नष्ट करने के बाद एक उपाधि ग्रहण किया। वो उपाधि था विक्रमादित्य का। यानी कि अब चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहे जाने लगे। इसके साथ साथ इन्होंने और कई उपाधि ग्रहण किया। उनमें से एक उपाधि था देवगुप्त। अन्य उपाधि की बात करें, इसका जो अन्य उपाधि था वो अन्य उपाधि क्या था? देवगुप्त, देवश्री और देवराज। इन सब चीजों का उपाधि इन्होंने क्या किया कि ग्रहण किया। किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। नहीं, और इसके साथ साथ इन्होंने अपना शादी किया, 2 शादी किया। अगर इनकी शादी की बात करें तो इन्होंने कुमार देवी और कुबेर नाग, इन दोनों से इन्होंने शादी किया। अब देखिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में एक बहुत प्रसिद्ध जो चीन के तीर्थयात्री थे फहियान, वो आए थे। इसी के शासनकाल में एक तीर्थयात्री आए थे फहियान, और ये फहियान 14 वर्षों तक भारत में रहा था। 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक ये उनके दरबार में रहे थे। दरबार में नहीं, बस नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के इन्होंने बौद्ध धर्म का शिक्षा लिया, और फिर वो चीन गए और चीन जाकर के अपने देश में बौद्ध धर्म की शिक्षा लोगों तक फैलाया। तो जो फहियान है, जो कि एक तीर्थयात्री थे, वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और इसके समय की जो जानकारी मिलता है वो मिलता है महरौली अभिलेख से। इसके समय का जो जानकारी मिलता है वो कहां से मिलता है? वो मिलता है महरौली अभिलेख, महरौली लौह स्तंभ। ये लौह स्तंभ है। नहीं, आज भी ये लौह स्तंभ मौजूद है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो लोहा है ये बहुत उच्च गुणवत्ता का लोहा है, जिसकी वजह से आज भी ये जंग से उतना ज्यादा खराब नहीं हुआ है, उतना ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। इसमें से एक चीज जानकारी मिलता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 ऐसे विद्वानों का ग्रुप था जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत विद्वता थी उसके अंदर, और उसको कहा जाता था नवरत्न। इसी के शासनकाल में 9 रत्न थे, 9 ऐसे लोगों का समूह जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत विद्वान थे, जिसके पास अलग अलग विषयों की बहुत ज्यादा जानकारी थे, जिनमें से एक थे कालिदास। कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने कई सारे नाटक लिखे,
कालिदास की कहानी आपको पता है कि कालिदास जितने बड़े विद्वान थे, विद्वान बनने से पहले वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा एक अज्ञानी था, मूर्ख व्यक्ति था, जिसको कोई ये भी नहीं पता था कि किस तरह से वो पैर पे चढ़ जाते थे, जिस पैर के टहनी पर बैठे होते थे उसी टहनी को काटते थे। और फिर इसकी एक कहानी ऐसी होती है कि एक सभा में एक स्त्री के द्वारा इसका बेइज्जती हुआ, और बेइज्जती के बाद इन्होंने फिर बहुत बड़े विद्वान हुए। संस्कृत के बहुत सारे नाटक कालिदास के द्वारा लिखा गया है। वो नाटक का नाम पूछता है एग्जाम में, तो आप याद रख सकते हैं, जिसमें कि अभिज्ञान शकुंतलम नहीं, मालविका अग्निमित्रम जैसे नाटक है, ईस मेघदूतम जैसे नाटक है। ये सब नाटक कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और ये नाटक, ये जो कालिदास थे ये किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में हुए। इसके साथ साथ धन्वंतरी धन्वंतरी फिर आपको वेताल भट्ट बहुत बड़े जादूगर थे में, और ये जादूगर इसके दरबार में थे, तो इसी के दरबार में थे। इसके बाद भरूची आर्किटेक्ट थे। तो ये सब के सब लोग किसके दरबार में हुए? ये सब के सब लोग हुए चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। और इसके बाद एक नया शासक आया, वो थे कुमारगुप्त। देखिए जो कुमारगुप्त है, वो कुमारगुप्त कौन थे? वो कुमार देवी से शादी नहीं किया था, बल्कि ध्रुव देवी से शादी किया था। जब इन्होंने रामगुप्त का हत्या किया, तो रामगुप्त के हत्या करने के बाद इन्होंने ध्रुव देवी से शादी किया। ध्रुव देवी से। और ये ध्रुव देवी एवं चंद्रगुप्त के संतान हुए कौन? कुमारगुप्त। और चंद्रगुप्त द्वितीय के मृत्यु के बाद गुप्त वंश के अगला शासक बने कुमारगुप्त। तो आइए हम कुमारगुप्त के समय में क्या हुआ, किस तरह की घटनाएं हुई, इन सब चीजों को समझते हैं। कुमारगुप्त कुमारगुप्त के बारे में अगर हम देखें तो कुमारगुप्त शासक बनते हैं 415 ईस्वी में। 415 ईस्वी में ये शासक बनते हैं, और कब तक? 455 ईस्वी तक ये गुप्त वंश के शासक बन करके शासन करते हैं। और कुमारगुप्त के समय जो सबसे बड़ा चीज हुआ वो ये, अगर आप याद रखें तो इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कौन? कुमारगुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के पहला यूनिवर्सिटी माना जाता है, और यहाँ पे बौद्ध धर्म, कई सारे भारतीय दर्शन पढ़ाए जाते थे। पर इस नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया गया कि 1198 के आसपास एक मुस्लिम आक्रमणकारी आए, कौन? बख्तियार खिलजी, और उन्होंने पूरी तरीके से
इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, पर इनका अवशेष, इनकी जानकारी आज भी इतिहास में दर्ज है और कुमार गुप्त के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, ये बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन के शिक्षाओं का केंद्र तो था ही, साथ ही भारत के अलग अलग चीजों के लिए भी ये फेमस था। इसके बाद एक नया शासक आए जिसका नाम था अस्कंद गुप्त। अस्कंद गुप्त, और अस्कंद गुप्त की बात करें तो ये 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक, 467 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया कि गुप्त वंश के शासक के रूप में काम किया। और अस्कंद गुप्त ने क्या किया कि बाहरी आक्रमणकारियों में से एक आक्रमणकारी था हुनों को पराजित किया। हुनों को पराजित किया, हुनों को इन्होंने पराजित किया। हुन बाहरी आक्रमणकारी थे, इन्होंने हुनों को पराजित किया। और इसका जो उल्लेख मिलता है, ये उल्लेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से ये जानकारी मिलता है कि इन्होंने क्या किया, ये हुनों को पराजित किया। अब देखिए, जूनागढ़ अभिलेख से और एक जानकारी ये मिलता है कि उस समय जो एक झील था, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का इन्होंने पुनरुद्धार किया। इन्होंने पुनरुद्धार किया, सुदर्शन झील का इन्होंने पुनरुद्धार किया। और अगर हम सुदर्शन झील के निर्माण की बात करें कि किस व्यक्ति ने इस झील का निर्माण किया था, तो इसका निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नहीं, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण किया गया और पुनरुद्धार किया गया किसके द्वारा, तो अस्कंद गुप्त का। और इन्होंने शक्रादित्य का उपाधि ग्रहण किया। अगर इनकी उपाधि के बारे में देखें, उपाधि, तो इन्होंने क्या किया कि शक्रादित्य का उपाधि ग्रहण किया। किसने, अस्कंद गुप्त में, क्योंकि इन्होंने हुनों को पराजित किया था। तो ये कहानी था गुप्त वंश का, गुप्त वंश के कुछ शासकों का और उनके द्वारा शासन के दौरान जो घटनाक्रम हुई थी उन सब चीजों का। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।